हवेली के बाहर खून से लिखा वह खत अब केवल चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी। नक्श ने जैसे ही खत पढ़ा, उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि आग उतर आई। अगर किसी ने मेरी बीवी की तरफ भी देखा, तो उसे अपनी आंखें गंवानी पड़ेंगी। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें मौत की सर्दी थी। उस रात नक्श ने हवेली के हर कोने में सुरक्षा बढ़ा दी। अनीका को अपने कमरे में ही रखने का फैसला लिया गया और चारों तरफ गुप्त कैमरे, सुरक्षा गार्ड और विशेष अलार्म लगाए गए। लेकिन नक्श जानता था, जो दुश्मन अंधेरे में छिपा है, वह इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। इसी बीच दादा ने नक्श को पास बुलाया। तुम्हारी परीक्षा अब असली शुरू हुई है, उन्होंने कहा। मैं इसके लिए तैयार हूं, नक्श ने जवाब दिया। तो एक और सच सुनो, दादा ने कहा और एक पुराना दस्तावेज नक्श की तरफ बढ़ाया। उस दस्तावेज में लिखा था, ट्रस्ट की संस्थापक संपत्ति एक महिला के नाम थी, जो आज तक अज्ञात रही है। कौन थी वो? नक्श ने पूछा। दादा ने गहरी सांस ली। तुम्हारी दादी, लेकिन वो असल में हमारी नहीं थी। तुम्हारे दादा के पहले प्यार की निशानी थी वो, और उसी ने ये संपत्ति ट्रस्ट के नाम की थी, एक शर्त के साथ, कभी इस ट्रस्ट को किसी बाहरी हाथ में न जाने देना। नक्श स्तब्ध था। एक नई कहानी खुल रही थी, एक नई जड़ें, जिनमें परिवार की नींव छिपी थी। तो जो लोग ट्रस्ट पर कब्जा करना चाहते हैं, वो इस वसीयत को नष्ट करके असली हकदारों को मिटाना चाहते हैं? नक्श ने पूछा। हाँ, दादा बोले, और तुम्हें अब न केवल अपनी बीवी की रक्षा करनी है, बल्कि इस वसीयत की भी। उसी रात नक्श को एक कॉल आया। अगर अनीका को बचाना है, तो ट्रस्ट की मूल फाइलें हमारे हवाले करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नक्श चीखा। समय बहुत कम है नक्श, अगली सुबह का सूरज तुम्हारी बीवी को शायद ना देखे। फोन कट गया। नक्श का माथा पसीने से भीग गया, लेकिन डरने का वक्त नहीं था। उसने उसी वक्त अपने सबसे वफादार दोस्त शौर्य को बुलाया। तैयारी करो, नक्श ने कहा। हमें आज रात ही निकलना होगा। कहाँ? जहां से यह साजिश शुरू हुई थी, दिल्ली। दिल्ली के पुराने फाइल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में नक्श और शौर्य पहुंचे। वहां से उन्होंने ट्रस्ट की असली मूल कॉपी को निकाला, जो आज तक किसी ने देखी नहीं थी। वहीं पर नक्श को पता चला कि फर्जी ट्रस्ट पेपर्स उस अधिकारी ने जारी किए थे, जो अब एक रिटायर्ड जज है और वर्तमान में उस चचेरे भाई के पक्ष में गवाही देने वाला था। अब खेल समझ में आया, नक्श ने कहा। अनीका को एक गुप्त जगह भेज दिया गया, जहां केवल नक्श, शौर्य और ट्रस्ट के वकील को उसकी लोकेशन पता थी। लेकिन जब सब ठीक लगने लगा, तभी एक और खबर आई। नक्श की मां को हवेली से अगवा कर लिया गया। अब नक्श के सामने दो विकल्प थे, मूल फाइलें बचाए या मां को। शौर्य ने कहा, हम दोनों कर सकते हैं, अगर तुम अपने अंदर छुपे उस नक्श को वापस लाओ, जो कभी न हार मानता था। नक्श ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, हमारे पास 6 घंटे हैं। एक ओर ट्रस्ट की फाइलें लेकर वो अदालत पहुंचे, दूसरी ओर शौर्य और उसकी टीम मां को छुड़ाने निकली। अदालत में नक्श ने सबूत पेश किए, वसीयत की मूल कॉपी, फर्जी हस्ताक्षर की रिपोर्ट और आरफ का बयान। जज ने कहा, हम इस केस में अंतरिम राहत देते हैं और ट्रस्ट का पूर्ण नियंत्रण फिलहाल नक्श को सौंपा जाता है। इधर शौर्य ने मां को छुड़ा लिया, लेकिन शौर्य को एक गोली लग चुकी थी। नक्श भागकर हॉस्पिटल पहुंचा। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, तेरी लड़ाई अब आधी जीत ली गई है, बाकी की जीत तेरे इरादे से होगी। नक्श की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। शौर्य की हालत नाजुक थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा नक्श उस आदमी के लिए बेचैन था, जिसने आज उसकी मां की जान बचाई थी। शौर्य को कुछ नहीं होगा, अनीका ने उसका हाथ थामते हुए कहा। लेकिन नक्श की आंखें कहीं और देख रही थीं, उस अतीत में जहां से ये साजिश शुरू हुई थी। हॉस्पिटल के बाहर प्रेस जमा हो चुकी थी। चैनलों पर खबरें चल रही थीं। गुजरात के सबसे बड़े ट्रस्ट में धोखाधड़ी का खुलासा, वारिस नक्श ने बचाई करोड़ों की संपत्ति। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। तभी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला आई। मुझे नक्श से मिलना है, उसने कहा। आप कौन? मैं उसकी दादी हूं, उसकी असली दादी। नक्श जैसे ही बाहर आया,
उस महिला ने उसका चेहरा देखा और रो पड़ी। तुम्हारे दादा के पहले प्यार की निशानी मेरी बेटी थी और मैं उसकी मां। आपका मतलब, मैं आपकी। नक्श शब्द भूल गया। तुम उसी खून से हो जिसने ट्रस्ट की नींव रखी थी। नक्श एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इसलिए तुम्हें मिटाने की इतनी कोशिशें हुई, क्योंकि तुम्हारा खून ही इस ट्रस्ट का असली वारिस है। महिला ने एक और फाइल दी, जिसमें एक पुराने बैंक लॉकर की डिटेल थी, जो दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित था। यह सबूत है तुम्हारी मां की पहचान का और तुम्हारी विरासत का। उस फाइल में एक फोटो थी, एक युवा लड़की की, जिसकी आंखें हूबहू नक्श जैसी थीं। यह मेरी मां? नक्श ने धीरे से पूछा। हाँ बेटा, और उसने ही ट्रस्ट की शुरुआत की थी, तुम्हारे जन्म से पहले। दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू हो गई। शौर्य खतरे से बाहर था, लेकिन अब आराम की जरूरत थी। नक्श और अनीका अकेले ही उस लॉकर की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में उनका पीछा किया जा रहा था। एक बाइक सवार बार बार उनके वाहन के पीछे आ रहा था। नक्श ने अचानक कार मोड़ी और बाइक वाला गिर पड़ा। नक्श नीचे उतरा और जब हेलमेट उतारा तो सामने आरव खड़ा था। तू? नक्श चौंका। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, आरव ने कहा। झूठ मत बोल। नहीं नक्श, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, पर अब जो मैं जानता हूं वो बताना जरूरी है। क्या? तुम्हारे चचेरे भाई ने न सिर्फ तुम्हारे ट्रस्ट को हड़पने की साजिश रची थी, बल्कि तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार भी वही है। नक्श को जैसे किसी ने पत्थर से मारा हो। क्या कहा? हाँ, उसने ब्रेक फेल करवाई थी तुम्हारे पापा की गाड़ी की। आरव ने एक पुराना वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले किया, जिसमें नक्श के चचेरे भाई की आवाज थी। अगर वो मर गया तो रास्ता साफ हो जाएगा। नक्श की मुट्ठियां भींच गईं। अब क्या करोगे? आरव ने पूछा। अब जो करना है वो कानून करेगा, लेकिन पहले मैं अपनी विरासत को पूरा कर लूं। वे चांदनी चौक पहुंचे। पुराने बैंक लॉकर से एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी निकली। डायरी में लिखा था, मेरे बेटे के लिए, जब वह बड़ा हो जाएगा। उसमें नक्श की मां ने उसकी पहचान, ट्रस्ट की असल सोच और हर उस धोखे का जिक्र किया था जिसे उन्होंने सहा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे नहीं पता कि तुम कब ये पढ़ोगे, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो जान लो, तुम इस ट्रस्ट के केवल मालिक नहीं, इसके विचारधारा के वाहक हो। नक्श की आंखों से आंसू बहने लगे। अब समय है सच को पूरी दुनिया के सामने लाने का। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। नक्श ने सबूतों के साथ अपनी मां की पहचान, अपने चचेरे भाई की साजिशें और ट्रस्ट की असली वसीयत सबके सामने रखी। हॉल तालियों से गूंज उठा, मगर अभी एक मोड़ बाकी था। किसी ने पीछे से आवाज दी, और तुम्हारी बीवी, क्या वो इस सब के लिए तैयार है? नक्श पीछे मुड़ा। वहां खड़ा था उसका चचेरा भाई, बिल्कुल बदले हुए रूप में, पुलिस की पकड़ में। उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं कर पाऊंगा, उसने कहा। अब तुम्हारा हिसाब कानून करेगा। अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच कुछ गर्म सांसें थीं, जो धीरे धीरे एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थीं। शौर्य अब पहले से बेहतर था, लेकिन नक्श के भीतर एक तूफान पनप रहा था। उस डायरी के पन्नों ने उसकी जिंदगी के हर उस झूठ को जलाकर राख कर दिया था, जिसे उसने सच मानकर जिया था। लेकिन एक चीज अभी अधूरी थी, न्याय। न केवल अपनी मां के लिए, बल्कि उस विरासत के लिए जो वर्षों तक अपमान, साजिश और लालच के नीचे दब चुकी थी। अब क्या करोगे? अनीका ने पूछा, जब वे देर रात अस्पताल की कैंटीन में बैठे थे। अब वक्त है उस मुकाम तक पहुंचने का, जहां मैं सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच बनूं। नक्श की आवाज में ठहराव था, लेकिन भीतर ज्वाला। अगले दिन सुबह नक्श ने अपने वकील, एक आईटी एक्सपर्ट और आरव को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। हमारे पास सबूत हैं, लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन सबूतों को न सिर्फ अदालत में, बल्कि आम जनता तक पहुंचे। आईटी एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक ओपन पोर्टल बनाएंगे, जिसमें हर दस्तावेज, हर रिकॉर्ड और हर ट्रांजैक्शन सार्वजनिक होगा। ट्रस्ट अब पारदर्शिता की मिसाल बनेगा। और जो गुनहगार हैं? आरव ने पूछा। वो कानून का सामना करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं उन्हें वो आईना दिखाना चाहता हूं जिसमें उनकी असलियत नजर आए। इसी बीच
अनिका अपने कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा में व्यस्त थी। नक्श ने उससे कहा था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन अनिका को पता था कि नक्श अकेले कितना कुछ झेल रहा है। एक रात जब नक्श काम में डूबा हुआ था, अनिका उसके पास आई। तुम मुझे अपनी ताकत मानते हो या बोझ? उसने पूछा। नक्श ने उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी वो ताकत हो जो मुझे टूटने से रोकती है। अनिका ने उसका हाथ थामा और कहा, तो फिर मुझे अपने साथ लड़ने दो। अगले दिन ट्रस्ट के बोर्ड मीटिंग में नक्श पहली बार एक उत्तराधिकारी की तरह नहीं, एक क्रांतिकारी की तरह खड़ा हुआ। बोर्ड के चेयरमैन, जो उसके चचेरे भाई के पिता थे, बोले, तुम ये सब सिर्फ बदले की आग में कर रहे हो। नक्श ने डायरी से एक पन्ना निकालकर सामने रखा। ये बदला नहीं, हिसाब है उस खून का जिसे तुमने धोखा दिया। फिर नक्श ने अपने आईटी एक्सपर्ट को इशारा किया और एक स्क्रीन पर ट्रस्ट की ब्लैक मनी, बेनामी संपत्तियों और जाली दस्तावेजों का पूरा ब्यौरा लाइव चला दिया गया। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। ये सब झूठ है, चेयरमैन चिल्लाए। तो कोर्ट में साबित कर दीजिए, नक्श ने शांत स्वर में कहा। 2 दिन बाद ट्रस्ट पर सरकार ने जांच बैठा दी। मीडिया में बवाल मच गया। नक्श का नाम अब एक नई पहचान बन गया था। नक्श, एक नाम जो ईमानदारी की मिसाल बन गया। लेकिन साजिश करने वालों ने हार नहीं मानी। एक रात नक्श और अनीका के फार्म हाउस में आग लगाने की कोशिश हुई। गार्ड ने समय रहते पुलिस बुला ली, लेकिन अनीका बुरी तरह डर गई। क्या हम कभी शांत जीवन जी पाएंगे? उसने रोते हुए कहा। नक्श ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सिर्फ हम होंगे, बाकी कुछ नहीं। उसी रात नक्श को एक और धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुम कोर्ट गए तो अगला हमला तुम्हारी आत्मा पर होगा, जिस्म पर नहीं। अगली सुबह नक्श ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और कोर्ट में पेशी के लिए तैयार हुआ। कोर्ट के बाहर मीडिया, समर्थक और विरोधी सब जमा थे। जज के सामने सारे सबूत, दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे गए। विरोधी पक्ष ने कहा, ये सब खुद नक्श ने तैयार कराए हैं, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं। नक्श ने अपनी मां की डायरी सामने रखी और कहा, अगर एक मां की लिखी बातें झूठ हैं, तो इंसानियत सच क्या है? जज ने केस को प्राथमिकता देते हुए अगली सुनवाई 2 दिन बाद तय की। उसी रात नक्श को एक पुराना वीडियो मिला, जिसमें उसके दादा अपने अंतिम दिनों में कह रहे थे, अगर मेरा पोता कभी अपने हक के लिए लड़े तो जान लेना वो मेरे खून का असली वारिस है। वीडियो नक्श ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलवाया। जनता भावुक हो गई। अब केवल अदालत का फैसला बाकी था। तीसरे दिन कोर्ट में जज ने फैसला सुनाया। इस कोर्ट के सामने रखे गए सबूतों और गवाहियों के आधार पर ट्रस्ट की असली उत्तराधिकारी की संतान नक्श को घोषित किया जाता है। साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। नक्श बाहर आया, कैमरों के सामने खड़ा हुआ और कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है। मैं सिर्फ नाम नहीं, अब एक जिम्मेदारी हूं। लोगों की आंखों में उम्मीद थी, और वहीं खड़ी थी अनीका, जो जानती थी कि ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अदालत के फैसले के बाद भी नक्श के मन में चैन नहीं था। उसने जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन उस जीत के नीचे कई अधूरे सवाल, कई बिखरे रिश्ते और कुछ ऐसी सच्चाइयां दबी थीं जो अब धीरे धीरे सर उठाने लगी थीं। उसके दादा की वसीयत का वीडियो देश भर में वायरल हो चुका था। लोग अब उसे एक नायक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन नक्श जानता था कि जो अंधेरा उसके आसपास मंडरा रहा है, वो सिर्फ नाम या विरासत से मिटने वाला नहीं। फार्म हाउस पर एक शाम अनीका बालकनी में खड़ी थी और नक्श उसके पीछे जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। तुम्हारी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं, उसने धीरे से कहा। अनीका ने उसकी ओर बिना देखे जवाब दिया, क्योंकि अब मेरी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया है और तुमने मेरा साथ देकर सब कुछ सह लिया। नक्श ने उसका हाथ पकड़ा। अनीका ने पहली बार मुड़कर उसे देखा। मैं तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी, पर नक्श, क्या हम कभी खुद के लिए भी जिएंगे? नक्श का दिल भर आया, लेकिन उसकी आंखें संयमित रहीं।
अब वक्त आ गया है कि हम अपनी दुनिया खुद बनाएं। अगले ही दिन नक्श ने ट्रस्ट के नए प्रोजेक्ट की घोषणा की। विरासत फाउंडेशन, एक ऐसा संस्थान जो ग्रामीण युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए तैयार करेगा। यह ट्रस्ट अब सिर्फ एक संपत्ति नहीं, समाज के भविष्य का आधार बनने जा रहा था। फिर एक दिन एक पत्रकार का कॉल आया। उसने कहा, हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें आपके पिता की मौत के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। नक्श का दिल धड़कने लगा। भेजिए मुझे, उसने कहा। ऑडियो में उसके ताऊ की आवाज थी। अगर वो हस्ताक्षर कर देता तो सब कुछ उसका हो जाता। अच्छा हुआ उस एक्सीडेंट ने हमारा काम आसान कर दिया। नक्श को लगा मानो जमीन खिसक गई हो। अब तक वह यही मानता आया था कि उसके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना थी, लेकिन यह साजिश थी, खून था। अगले कुछ घंटे नक्श ने खुद को बंद कर लिया। अनीका ने उसे दरवाजे के पीछे से पुकारा, कृपया अपने दर्द को खुद में कैद मत करो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और नक्श ने अनीका को बाहों में भर लिया। अब कोई माफी नहीं, अब सिर्फ न्याय। नक्श ने उस ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और सीबीआई को पत्र लिखा, मेरे पिता की हत्या की जांच दोबारा खोली जाए। जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गईं। नक्श के ताऊ, उनके बेटे और कुछ ट्रस्ट सदस्यों का नाम खुलकर सामने आया। इसी बीच अनीका को अपने मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ असामान्य मिला। वह गर्भवती थी। क्या तुम खुश हो? उसने नक्श से पूछा। नक्श की आंखों में आंसू थे। मैं अब तुम्हें और हमारे बच्चे को वो दुनिया देना चाहता हूं जो हमें कभी नहीं मिली। लेकिन तभी एक रात पुलिस नक्श के फार्म हाउस पहुंची। उनके पास एक गुमनाम एफआईआर थी जिसमें नक्श पर ट्रस्ट फंड में हेराफेरी का आरोप था। ये तो फर्जी है, नक्श ने कहा। हमारे पास जांच के आदेश हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। नक्श को अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया गया। पूरे देश में फिर बवाल मच गया। एक दिन पहले जो हीरो था, अब एक सवाल बना हुआ था। अनीका ने पत्रकार सम्मेलन बुलाया और सबके सामने आकर बोली, जिस इंसान ने सब कुछ समाज को देने का सपना देखा, उसे झूठे आरोपों में फंसाना सिर्फ एक और साजिश है। लेकिन याद रखिए, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। नक्श को 3 दिन बाद जमानत मिल गई। वह बाहर आया तो उसका स्वागत नारों, पुष्पवर्षा और ढोल नगाड़ों से हुआ। लेकिन नक्श जानता था, अभी असली युद्ध बाकी था, उस युद्ध का जिसे वो अब अपने पिता की आत्मा के लिए लड़ रहा था। उसने अपने वकील से कहा, मुझे वो हर दस्तावेज चाहिए जो मेरे पिता की आखिरी परियोजना से जुड़ा था। शायद वहीं से इस साजिश की शुरुआत हुई थी। फाइलों के अंबार में से एक दस्तावेज मिला जिसमें उसके पिता ने विरासत गांव नामक एक पायलट योजना को स्वीकृति दी थी। लेकिन वह योजना कभी लागू नहीं हुई। नक्श ने उस गांव को खोज निकाला। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि गांव आज भी गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी से जूझ रहा है। उसने गांव वालों से कहा, मेरे पिता का सपना अधूरा रह गया, क्या आप मेरा साथ देंगे उसे पूरा करने में? पूरा गांव एक स्वर में बोला, हम आपके साथ हैं। वहीं नक्श ने नींव रखी विरासत गांव 2.0 की, जहां न केवल स्मार्ट स्कूल, हेल्थ सेंटर और स्किल डेवलपमेंट होंगे, बल्कि हर निर्णय में गांव वालों की भागीदारी होगी। राज्य सरकार ने इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया। इसी बीच सीबीआई जांच ने नक्श के ताऊ और 2 बोर्ड सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रस्ट की 700 करोड़ की ब्लैक मनी का हिसाब सामने आ गया। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। अंत में नक्श ने अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिली होगी पापा, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर पाया। पीछे से अनीका आई, उसका हाथ पकड़कर कहा, अब चलो, खुद के लिए भी थोड़ा जी लें। नक्श मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में फिर एक नई चिंगारी थी। अभी बहुत कुछ बाकी है अनीका, अब बारी है बदलाव की, पूरे देश में।